वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज के सेशन में हम करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। दिस चैप्टर इज अ मार्वेलस चैप्टर एंड अगर आप देखोगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हमारे कॉलेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट सम ऑफ दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन से एक क्वेश्चन आने के चांसेस एंट्रेंस में बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे ही रिलेटिव मोशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इन सब का एक सिंगल पैकेज है मोशन इन अ प्लेन। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग चार सब टॉपिक्स पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज मोशन इन वन डायमेंशन। व्हाट इट इज मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन पे डिस्कशन करते हैं। सेकेंड जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ते हैं दैट इज अबाउट रिलेटिव मोशन। दैट इज अबाउट रिलेटिव मोशन, जो एक अच्छा खासा टॉपिक बन जाता है हमारे इस पिक्चर में। तीसरा जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में दैट इज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इट इज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। इट्स अ फेयरली सिंपल चैप्टर। इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन में तो भैया आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने और सम्स खुद ब खुद होते जाएंगे। एंड जो आखिरी वाला जो टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस सेगमेंट में मोशन इन अ प्लेन में बेसिकली हम लोग चार टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन, एक ऐसा टाइप का मोशन जहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाले हैं। आप कैसा ट्रैवल करने वाले बेटा? एक स्ट्रेट लाइन में। जब तक आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करोगे, हर जो कॉन्सेप्ट मैं आज बताऊंगा वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें वैलिड हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे रिलेटिव मोशन एक ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव से होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप चीजों की थ्रोइंग को कंसिडर करोगे और समझोगे। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली सर्कुलर पार्ट्स को डिस्कस करने में हमारी मदद करता है। एक एक करके हम लोग सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, जब मैं मोशन इन वन डायमेंशन की बात करता हूं, वन डायमेंशनल मोशन इज बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन। इसको नॉर्मली लीनियर मोशन भी कहा जाता है। लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। और इस टाइप के मोशन में ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता, ना वो सर्कल में घूमेगा ना वो परपेंडिकुलर घूमेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सीधा घूमेगा। दैट मीन्स अगर यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट ने अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है एंड उसका स्पीड भी, या फिर मैं बोलूं उसकी वेलोसिटी भी अगर इसी डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूंगा दिस सॉर्ट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं बेटा हम इस टाइप के मोशन को? इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है। इनफैक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग जो टॉपिक्स पे मेजर फोकस रखते हैं दोज आर डिस्टेंस एज अ वेरी फर्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट एज अ सेकेंड टॉपिक। अभी हम लोग पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करेंगे, इसके बाद हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी आएंगे, उन पे भी डिस्कस करना है। बट सबसे पहले डिस्टेंस समझते हैं और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं क्या चीज है। अगर मान लीजिए एक आप अपने घर पे हो, यू आर एट योर होम स्वीट होम, ठीक है, एंड आपको अपने कॉलेज जाना है। बट आपको यह पता है कि आपका एक फ्रेंड है जो आपको किसी एक डिस्टेंस पे मिलने वाला है। मान लो आपका फ्रेंड आपको मैकडॉनल्ड्स पे मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप निकलोगे अपने घर से, मैकडॉनल्ड्स जाओगे, फ्रेंड को पिकअप करोगे और फिर आप दोनों कॉलेज जाओगे। अब इस पूरे प्रोसेस में आई रियलाइज कि आपने दो डिस्टेंस ट्रैवल करी है, होम टू फ्रेंड्स प्लेस एंड फ्रेंड्स टू कॉलेज। मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस बड़ा क्लियर है कि यहां पे डिस्टेंस कौन सा होगा, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस, जहां पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल कर रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम इसमें बात कर रहे हैं डिस्टेंस में अबाउट द एक्चुअल पाथ दैट इज ट्रैवल्ड, दैट्स इट, दिस इज योर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या इसका कोई डायमेंशन है? क्या उसका कोई यूनिट है? यस, इसका यूनिट होता है, द यूनिट इज मीटर एंड उसका डायमेंशन इज l टू द पावर 1। दिस हैपेंस टू बी द डायमेंशन फॉर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए अगर मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करूं तो कैसा करें? सो मान लेते हैं कि हमने एक रेफरेंस सिस्टम लिया है यहां पे, करेक्ट। अब इस रेफरेंस सिस्टम पे आई अज्यूम दैट माय पार्टिकल वाज इनिशियली एट पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट वाज x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट वाज x1, y1। फिर वो पार्टिकल ट्रैवल करता है एंड इट रीचेस पॉइंट बी।
पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, y2, करेक्ट है। अब द पॉइंट इज कि सर जी मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस चीज का डिस्टेंस निकालना है, मुझे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करेगा समथिंग कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला, समथिंग कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला से? डिस्टेंस फार्मूला से कि आपका जो लेंथ है ए बी दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। आप बहुत इजीली डिस्टेंस को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये था डिस्टेंस, जहां पे आप एक्चुअल पाथ की बात करते हो। बट देन कम्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एक छोटा सा वर्ड यूज करता हूं एंड दैट इज शॉर्टकट। यस, शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि भैया आपका स्टार्ट पॉइंट और आपका एंड पॉइंट, जैसे यही एग्जाम्पल में जहां पे हम लोग बात करते हैं हमारी जो हम घर से निकले फ्रेंड के घर पे, फ्रेंड के घर से निकले कॉलेज। बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि आप ऑलरेडी लेट हो कॉलेज के लिए, आपको फटाफट कॉलेज पहुंचना है। तो मे बी आप अपने फ्रेंड को फोन करोगे, बोलोगे कि भाई मैं नहीं आ रहा हूं मैकडॉनल्ड्स, तुम डायरेक्टली कॉलेज आओ, मैं डायरेक्ट कॉलेज जा रहा हूं। मतलब आपने क्या किया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टकट यूज कर लिया। और इसी शॉर्टकट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट, द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इस चीज का भी यूनिट जो होता है ना बच्चा, दैट इज ऑलवेज मीटर एंड इट इज गॉट द डायमेंशन ऑफ द सेम एज डिस्टेंस, इट इज l टू द पावर 1। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पे आपको बेहतर समझेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो किधर है? मान लो वो शुरुआत करता है अपना मोशन पॉइंट ए पे, वो पूरा एक सर्कल परफॉर्म करता है। वो पूरा क्या परफॉर्म करता है बच्चे? एक सर्कल परफॉर्म करता है और वापस से वो पहुंच जाता है पॉइंट ए पे। मतलब अगर किसी ने पूछा कि इनिशियल क्या है, मैं बोलूंगा इट इज पॉइंट ए। फाइनल क्या है? अगेन इट इज पॉइंट ए। इनिशियल पॉइंट बोलो, आप फाइनल पॉइंट बोलो, दोनों मेरा पॉइंट ए ही है। अगर किसी ने मेरे को पूछा कि सर जी बताइए इसका डिस्टेंस क्या आएगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है, अज्यूम करते हैं कि इसका रेडियस इज आर एंड उसके अनुसार इसने डिस्टेंस क्या कवर किया? ये पूरा सर्कल। उसने डिस्टेंस क्या कवर किया बेटा? ये पूरा सर्कल। जब उसने ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया है तो उसका जो डिस्टेंस, जो पूरा सर्कल कवर कर लिया है, उसका जो डिस्टेंस आएगा ना बेटा, दैट इज नथिंग बट इट इज 2 पाई इंटू रेडियस द सर्कमफ्रेंस। लेकिन किसी ने पूछा कि सर जी मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, मैं बोलूंगा उसका फाइनल पॉइंट निकालो, उसका इनिशियल पॉइंट निकालो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो सेम ही है। सेम होने के कारण यहाँ पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। वेरी सिमिलरली अगर मान ले आप पार्टिकल है, उसने एक सेमी सर्कल ट्रेस किया। क्या ट्रेस किया बेटा? एक सेमी सर्कल। वो ए से निकला, बी पे पहुंचा फॉलोइंग दिस पाथ, और बीच में उसका एक पॉइंट आ रहा है ओ। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल उसने ट्रेस किया, इसमें अगर किसी ने मुझे पूछा कि सर जी आप मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करके दो, मैं बोलूंगा इट्स अ सेमी सर्कल, सो इट्स बेसिकली 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 एंड हेंस व्हाट? अ पाई आर। एंड अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो आप मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड पॉइंट से, एंड मेरे केस में ये बनता है मेरा डायमीटर। डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड हेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आपको अभी तक समझ में आ गया है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं भैया स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या चीज होती है, ठीक है। चलो, आज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग? अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब लेट मी से speed happens to be a scalar quantity. It is not a vector quantity, it happens to be a scalar quantity, and since it is distance upon time, unit आ जाता है इसका मीटर अपॉन सेकेंड, जिसके कारण इसका डायमेंशन होता है l raised to power 1 t raised to power -1. This is your speed. And another thing that you need to know about is velocity. भैया velocity का सीन क्या है? Velocity होता है displacement divided by time. What it is displacement divided by time, and this is a vector quantity. What form of quantity it is? It's a vector quantity. Whenever I have a vector quantity, please remember इसके पास magnitude भी होगा और इसके पास direction भी होने वाला है, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात करो तो इट इज मीटर पर सेकेंड, एंड अगेन डायमेंशन वाइज इट इज l raised to power 1 t raised to -1. दिस इज योर वेलोसिटी। अब बेसिक चीजें समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक
सिनेरियो है जहाँ पे मेरे पास एक नंबर लाइन है या फिर एक रेफरेंस फ्रेम है। आप देख सकते हो रेफरेंस फ्रेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब मेरा पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए पे है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। मेरा पार्टिकल जो है वो कहाँ पे बेटा, पॉइंट ए पे है। इसका कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे दैट इज x1 कॉमा y1। वो ट्रैवल कर रहा है 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 कर रहा है, इट रीचेस पॉइंट बी। यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट इज x2 कॉमा y2। आई अंडरस्टैंड कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट मी यूज द लेटर डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने लेटर यूज कर लिया डी। एंड इसका डिस्प्लेसमेंट का अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो मैं लिखूंगा इट्स x2 माइनस x1 टाइम्स आई कैप प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j कैप। करेक्ट है? दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया और वेक्टर के लिए r वेक्टर लिया। आप चाहो तो आप डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ पे r से भी रिप्रेजेंट करते हो। In fact, I'm going to modify this as xi, x2 minus x1 will give me a value that is termed as x, y2 minus y1 के लिए मैंने y लिख लिया। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो what is velocity displacement with respect to time? So I got to derivate this entire function. This becomes dr by dt, which can be written as derivative of x I cap plus derivative of y into j cap. What next? We'll write this down as derivative of x with respect to time into I as vxi प्लस वी वाई जे। ये वी एक्स और वी वाई क्या चीज़ है? इस वी एक्स और वी वाई को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वी एक्स क्या होगा बच्चे? इट इज़ डी एक्स बाई डी टी। वी वाई क्या होगा बच्चे? इट इज़ डी वाई बाई डी टी। एंड ये पूरी चीज़ क्या है? इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। है ना इंटरेस्टिंग? यस, बट इसके लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बिना डेरिवेटिव के आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का बिल्कुल नहीं सोचिएगा, बिकॉज आंसर्स नहीं आते हैं। या सो नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट and velocity. We know the difference between speed and velocity as well. Now it is time we hit on something called as acceleration. अब acceleration क्या चीज है? अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक्सेलरेशन समझना है, बेसिक डेली लाइफ पे चलता है। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, बाइक है, कार है, साइकिल है, कुछ भी है, ठीक है। आप उसको स्टार्ट करते हो तो इनिशियली जो स्पीड होती है वो जीरो होती है, और जैसे ही आपकी गाड़ी चल रही है, जैसा टाइम पास होते जा रहा है, आपका स्पीड जो होता है वो इंक्रीज होता है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हो, आप अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हो, और जब भी चेंज इन स्पीड आएगा उस समय क्या आएगा? एक्सेलरेशन। क्या आएगा बच्चे? इट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का मेन जो एम है दैट इज ऑलवेज कि स्पीड से स्पीड बदल रही है। क्या बोला मैंने? इट इज किस स्पीड से स्पीड का बदलाव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज acceleration. It is v minus u divided by t. What is v? V happens to be final velocity, u happens to be initial velocity, and t happens to be time. अब दो तरीके के एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन होता है जहां पे आपका वैल्यू जो होता है एक्सेलरेशन का दैट इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। दैट मीन्स यहां पे स्पीड जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। अगर आपका v का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जैसे अगर आपने ब्रेक पे लगाई है वो गाड़ी, रेस्ट पे है गाड़ी, और उसको आप मूव कर रहे हो, आपकी गाड़ी कहां पे है बेटा? रेस्ट पे। आप उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हो। जब आप उसकी स्पीड को बढ़ाओगे तब आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपने ब्रेक लगाया हो सकता है कि आपको पता है कि यहां से 1 किलोमीटर के बाद मुझे रुकना है, हो सकता है आपके सामने एक स्पीड ब्रेकर हो। आप क्या करते हो? आप अपनी स्पीड को कम करने लगते हो, और जब आप स्पीड को कम करते हो तब आपका एक्सेलरेशन खुद ब खुद नेगेटिव बन जाता है। और ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए कभी कभी रिटार्डेशन एज अ टर्म यूज करते हैं, इनफैक्ट डिसेलरेशन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के बारे में। बट क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा जीरो भी हो सकती है? हाँ, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है फॉर अ पार्टिकल दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट मींस अगर आपकी वेलोसिटी में बदलाव आया ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? दैट मींस फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन इज कंप्लीटली जीरो। एक्सेलरेशन इज कंप्लीटली जीरो। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, एक ऐसा एक्सेलरेशन और एक ऐसा टाइप का लीनियर मोशन है जो मेरा फेवरेट बनता है, एंड दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। What is it? It is motion under gravity. ग्रेविटी के अंदर वाला मोशन। अब
क्या है ग्रेविटी के अंदर वाला मोशन, समझते हैं। आपने एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग, लेट मी ड्रॉ अ टावर, ठीक है। अब ये टावर थोड़ा सा क्रुकेड लग रहा है मुझे, यस, ये आपका कोई टावर है, ठीक है। आप इस टावर के हाइट पे हो, एकदम टॉप फ्लोर पे, टेरेस पे, यहाँ पे खड़े हो आप, यहाँ पे, राइट। एंड आपने अपने हाथ में एक बॉल रखी और आप इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटा, आप उस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। अब बॉल ग्रेविटी के कारण 110% नीचे ही जाएगी, ठीक है। सो आई कंसिडर दैट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द टावर। ग्रेविटी को मैं देख रहा हूं और ग्रेविटी भी भैया किधर है, डाउनवर्ड्स है। तो एक्सेलरेशन के लिए भी मैंने क्या लिखा, जी लिखा, ठीक है। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी एंड दिस इज वन फॉर्म ऑफ मोशन जो कंप्लीटली स्ट्रेट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेट, हाइट, एनीथिंग। हर ऑब्जेक्ट, हर दो ऑब्जेक्ट को अगर आप एक साथ छोड़ोगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स धरती पे, अर्थ पे एक साथ ही पहुंचेंगे। हो सकता है कि दोनों का वेट अलग हो, दोनों का मासेस अलग हो, बट दैट डज नॉट मैटर। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे सेम एक्सेलरेशन गिरेगा एंड वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक साथ अर्थ पे पहुंचने वाले हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। सारे लॉस बिल्कुल उसी तरह से एप्लीकेबल है जैसा पिछले केस में था। बस ध्यान क्या रखना है आपका, यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, whose value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस। इन फैक्ट कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमें जो हमें याद रखने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन स्पेसिफिकली मोशन अंडर ग्रेविटी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, नॉर्मल जो हमारे मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। My second kinematical equation is s is equal to ut plus half of at square. My third form of kinematical equation is v square equal to u square plus 2as. अब मतलब समझते हैं, मतलब समझते हैं, घाई नहीं, आराम से। v क्या चीज है बच्चे, v को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। v को हम क्या कहते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी। u को आप कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं u को, इनिशियल वेलोसिटी। ए को कहा जाता है एक्सेलरेशन, ए को कहा जाता है एक्सेलरेशन, टी को कहा जाता है टाइम एंड फाइनली आता है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए हम जो लेटर यूज करते हैं दैट इज एस। अब ये कहां पे एप्लीकेबल है और ये कौन से सिचुएशंस में काम करेगा, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब हमारा एक्सेलरेशन जो चीज है दैट इज कांस्टेंट। अगर आपका एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है तो इनमें से कोई भी फंक्शन एज इट इज काम नहीं करेगा, वहां पे सिचुएशंस डिफरेंट हो जाएंगी। बट ये सारे फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसमें v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। फॉर एन इंस्टेंस, आप गाड़ी पे हो, आपको याद नहीं कि आप लेट हो, आप बस नॉर्मल स्पेस पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक से यू गेट टू नो कि दैट यू आर लेट टू रीच समवेयर, आप स्पीड बढ़ाते हो। अब पहले की जो आपकी स्पीड थी वो u बन जाती है, जो नई स्पीड है वो v बन जाती है। अब जब आपने स्पीड में डिफरेंसेस लाया तो आपका एक्सेलरेशन तो बाय डिफॉल्ट आ गया एंड ओवरऑल आपने टाइम भी तो कंज्यूम किया। अब जब आप टाइम स्पीड मूव कर रहे हो तो आप एक डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट कर रहे हो और ये सारे मोशंस, सारे इक्वेशंस उस सिचुएशन में वैलिड है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी भी स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एक सिनेरियो होता है। इनफैक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन जो चीज है वो हमेशा ही कांस्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिनेरियो दैट इज एग्जिस्टिंग, करेक्ट है। सो उन केसेस में आप क्या करोगे, अगर मैंने एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन किया जहां पे आई हैव एन एक्स वाई एक्सिस, मैं एनीथिंग दैट इज ऑन द राइट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, एनीथिंग ऑन द लेफ्ट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। अब कुछ केसेस कोई अलग अलग टीचर्स अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग आंसर्स क्रिएट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हम मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज का ध्यान रखेंगे एंड दैट वन थिंग इज, आप जब भी किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे, ध्यान में रहिए बच्चे, अगर आप मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर करते हो, मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, आप किसी हाइट से अगर कोई भी चीज को ड्रॉप करोगे, सो एनीथिंग दैट गोज डाउन विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। प्लीज यूज दिस, दीज आर द परफेक्ट सिनेरियोज टू सॉल्व एनी एंड एवरी प्रॉब्लम दैट इज देयर। और जो भी ऊपर जाएगा आप नेगेटिव करोगे। बाकी सारे फिजिक्स में, सारे सम्स करते समय हम नंबर लाइन सिस्टम्स को यूज करते हैं, बट सिर्फ
जब मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आता है, मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल आता है, माउंटेन आता है, आप एक हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, तब आप ये कन्वेंशंस को यूज करिएगा। ग्रेविटी नीचे जाती है, इसलिए जी को पॉजिटिव लिखा था मैंने। आप जब एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है, इसीलिए मैंने उसके हाइट को डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव लिखा था। ध्यान में रखिएगा ये चीज। फॉर्मूला सेम होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। एक्सेलरेशन की जगह आपका g आएगा अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हो, तो आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा अगर आप ऊपर से नीचे एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs आएगा जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करोगे। हाँ, अगर आप नीचे से ऊपर एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, उस समय आपका नॉर्मल नंबर लाइन सिस्टम जो है वो काम करेगा। सिर्फ ये सिचुएशन तभी काम करेगा जब आप ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकोगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप फॉर्मूलेज और मेरे स्टेटमेंट्स को गलत ना कंसिडर करें, उनके अनुसार काम करो, आपको सारे प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस मिलते ही रहेंगे। ठीक है? या नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। क्या है रिलेटिव मोशन और क्यों सबको इससे डर लगता है? दोनों ही सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आज। क्या है रिलेटिव मोशन? मान लीजिए आपके सामने मैं ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है? आपके सामने मैं ड्राइव कर रहा हूं, या मान लो मैं कार में बैठा हूं, आई एम इन द पैसेंजर सीट एंड आई एम सिटिंग विथ वन पर्सन। अकॉर्डिंग टू यू हु इज आउटसाइड दिस कार, यू विल ऑब्जर्व कि सर पहले यहां थे, अब वो ड्राइव करते करते यहां पे पहुंच गए। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं उसी कार सीट में पहले बैठा था और मैं बाद में भी उसी कार सीट में बैठा हूं। सो टेक्निकली स्पीकिंग मेरा डिस्प्लेसमेंट है 0, बट आपके अनुसार मुझ में कोई तो डिस्प्लेसमेंट आया है, और यहीं पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, इसमें सिचुएशन ये था कि आप रेस्ट पे थे। मान लो आप भी एक गाड़ी में, मैं भी एक गाड़ी में, हम दोनों के विंडोज जो है वो एक दूसरे को देख सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं विंडो के थ्रू। ठीक है? आपकी स्पीड और मेरी स्पीड सेम है, तो अगर मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने सिर्फ आपको देखा और आपने सिर्फ मुझे देखा है, तो आपको लगेगा सर मूव नहीं कर रहा, मुझे लगेगा कि आप मूव नहीं कर रहे हो। क्यों हो रहा है ये चीज? ये होता है ऑब्जर्वर के अनुसार। ये सारा कुछ जो है ये होता है ऑब्जर्वर के अनुसार। जैसे आपने ये बेसिकली फील किया होगा, अगर आप ट्रेन में बैठे हो एंड दो पैरेलल ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है और सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, इसकी स्पीड वी है, इसकी स्पीड वी बी है। अब इस विंडो से आप इस विंडो पे देख सकते हो और दोनों की स्पीड एक साथ है पैरेलल ट्रैक्स पे, तो आपको फील ही नहीं होता कि बाकी की जगह कुछ चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है। आपको पता भी नहीं चलता सामने वाला भी मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ डाइवर्जेंस। जैसे ये ट्रैक्स थोड़ी सी बदल गए तो आपको रियलाइज होगा कि आप रुके नहीं हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, और ये आपने फील भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। इनफैक्ट ये चीजें हम नॉर्मल एवरीडे बेसिस पे भी देख पाते हैं। अगर यहां पे मुझे किसी ने बोल दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं निकालूंगा वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी। दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ ए, जो फर्स्ट ऑब्जर्वर वेलोसिटी फील करेगा सेकेंड ऑब्जर्वर के अनुसार, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं, देखिएगा। अगर ये आपने सब ने फील किया, यहां पे आप जा रहे हो और आपकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो, यहां पे मेरे पास एक दूसरी ट्रेन है जो पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, बट इस समय इसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है? दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वर जो ट्रेन ए में बैठा है वो ऑब्जर्व कर रहा है ट्रेन बी को, उसके अनुसार जो बी की स्पीड होगी ना बच्चे, दैट इज गोइंग टू बी 70 माइनस 60 एंड दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अगर एक ऑब्जर्वर है जो बी में बैठा है और वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर मेरे पास एक ऑब्जर्वर है जो बी में बैठा और ए को ऑब्जर्व कर रहा, इसमें सेकंड वाला जो होता है वो ऑब्जर्वर होता है, कृपया करके इसको ध्यान में रखिएगा। वो क्या बोलेगा कि ए जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा है, करेक्ट है? वहीं पे अगर ए ऑब्जर्वर बनता है और वो बी को व्यू करता है, दैट मीन्स वी बी ए निकालना मुझे, इट्स वी बी माइनस वी ए, and that is 60 minus 70 and that is what? Minus 10, which says कि A as an observer will say that B जो है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। This is relative motion and the one that we now learned is called as relative velocity.
रिलेटिव मोशन में हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी पे पूरा टाइम फोकस रखते हैं। या दैट वाज अबाउट रिलेटिव मोशन। सो अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आपने सीखा मोशन अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव मोशन। अ बिग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब बचता है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, बट उसे डिस्कस करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा एंड कीप लर्निंग विद मी ऑन स्टडी लाइफ। थैंक यू।